नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आप सुन रहे हैं मुझे लोकेश खवले को। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 24 अप्रैल को आप लोगों का पेपर है और मैं जानता हूं कि आप बहुत मेहनत के साथ में इस 24 अप्रैल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का वेटेज बढ़ा है, आप लोगों को मध्य प्रदेश को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक ऑडियो फॉर्म आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ और आज से हम लोग मध्य प्रदेश को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार मध्य प्रदेश को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप लोगों को परचेस कर लेना चाहिए। अगर इस वीडियो सीरीज़ को आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोगों को एक बुक को परचेस करना है। पहली बात तो ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप दूसरी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप जो ऑडियो के माध्यम से सुनेंगे वो सुनेंगे ज्ञान संपदा को। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये पूरी की पूरी बुक है। और बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से इसको कैसे पढ़ना है वो हमें समझ नहीं आ रहा। तो आप जब भी जहाँ भी बैठे हुए हैं आप इस ऑडियो को जो है अपने फ़ोन के माध्यम से जो है वो सुन सकते हैं। आप ईयरफोन लगा के बैठ जाएं और बुक भी लेके के बैठ जाएं साथ साथ मार्क करते चलें, जिससे आप लोगों की तैयारी जो है वो एक महत्वपूर्ण भाग में कंप्लीट होते चले और ये ज्ञान संपदा जो बुक है वो भी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बुक भले ही मोटी है लेकिन आप लोगों को इसकी मोटाई को नहीं देखना है, आपको देखना है कि जिस पद की आप तैयारी कर रहे हैं उस पद के लिए इस बुक के अलावा और बहुत सारी चीज़ें कि आप लोगों को पता होना चाहिए, वो मैं इसी के साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा। चूँकि आज ये पहला वीडियो है इसलिए मैं इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ। जो भी नए वीडियो में आए, मतलब कि इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में आएगा, तो उसे ये पहला जो वीडियो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप इसका इंडाइसिस देखेंगे तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये मुख्य रूप से दिया गया है। प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का है, जिसमें हम लोगों को मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है और इसमें हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य हम लोगों को देखना है। भारत का साहित्य आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का भूगोल आपको पढ़ना है ना। भारत एवं विश्व का भूगोल आप लोगों को पढ़ना है, ये चौथी यूनिट है आपकी। उसके बाद में आप देखेंगे जो पाँचवीं यूनिट है उसके अंदर आपको मध्य प्रदेश के अलावा जो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है उसके बारे में जानना होगा। और वह मतलब ए और बी दो फॉर्म में आप लोगों को दे रखा है। ये छठा जो भाग है इसमें भारत का संविधान और प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानना है। विज्ञान एवं पर्यावरण जो इसकी 7वीं यूनिट है। 8th यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक मतलब करंट अफेयर। 9th जो यूनिट है उसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में आपको पता है करना है। और 10वीं यूनिट जो है इसमें आयोग के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो ये 10 यूनिट है। मध्य प्रदेश को हम इस बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अगर आप मध्य प्रदेश संपदा बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी बुक एक परचेस कर लें, और अगर ऑलरेडी परचेस कर ली है तो आप इसको ओपन करके आप बैठ सकते हैं। मेरे पास में वर्तमान में जो बुक है उसका पूरा नाम है ज्ञान संपदा, सामने आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इसका पहला जो चैप्टर है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। ठीक, इसमें हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो भारत के मध्य में अवस्थित मध्य प्रदेश सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है। तो आप लोग याद रखना है कि जो ये मध्य प्रदेश है वो किसके मध्य स्थित है। तो ये पहली लाइन में लिखा हुआ है, ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला जो है उसके अंतर्गत स्थित है। आप साथ साथ में मार्क करते चलेंगे अपनी बुक में। नर्मदा सबसे प्रमुख नदी है, याद रखिएगा, सबसे प्रमुख नदी की बात की गई है। और मध्य प्रदेश भारत का प्रमुख राज्य की स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को की गई थी। तो मध्य प्रदेश की स्थापना से प्रश्न आते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यह 6 सांस्कृतिक क्षेत्र में विभाजित है। अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में सांस्कृतिक एवं साहित्य की हम लोगों को बात करनी है। तो मध्य प्रदेश कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश जो है वो 6 सांस्कृतिक भागों में विभाजित है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखते हैं सबसे बड़ा जो है उसको हम लोग बोलते हैं मालवा। फिर उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे निमाड़ में। निमाड़ क्षेत्र आप लोग जानते हैं मुख्य रूप से यह जो कपास की खेती है उसके लिए जाना जाता है। खंडवा खरगोन जो है मुख्य इसके भाग हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र आएगा, फिर बघेलखंड क्षेत्र आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कितने हो गए, 4 हो गए। तो मालवा, फिर निमाड़ हो जाएगा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और चंबल। ठीक है, शुरुआत में अगर पढ़ रहे हैं तो हो सकता है समस्याएं, लेकिन जब आप इसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के लिए कुछ नहीं करना है, अभी तो आप मार्क कर रहे हैं। अगली बार जब आप रिवीजन करेंगे तो इसी को आप लोग क्या करेंगे, कान में ईयरफोन लगा के बैठ जाएंगे और सिर्फ रिकॉल करते जाएंगे। आप मेरी आवाज़ पे ध्यान दें, आपका काम बन जाएगा। ऐसा माना जाता है कि भू संरचना
जिसमें हम लोग देखेंगे आद्य महाकल्प शैल के आसपास हुई थी और इसके पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्यन शैली समूह और डेक्कन ट्रेप आवर्त बन जाएंगे। यह भूभाग आदि मानव की क्रीड़ास्थली रहा है। इसी के साथ मानव की लंबी विकास यात्रा के प्रभावी भी यत्र तत्र बिखरे रूप में पाए जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग मध्य प्रदेश को देखें, उसकी भू संरचना को देखें, तो ऐसा माना जाता है कि यह आद्य महाकाल शैल के आसपास की है। और आप सभी लोग जानते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। मैंने इतिहास का जब वर्गीकरण किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होते हैं, ऐतिहासिक काल क्या होते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होते हैं। तो ये उसकी बात चल रही है। ठीक, उसके बाद में ये बोल रहा है कि जो पश्चिम भूभाग है विंध्य शैल, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि ये सतपुड़ा विंध्य का भी भाग है, तो विंध्य शैल समूह और जो डेक्कन ट्रेप की जो चट्टानें हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। आप लोग जानते हैं, कई बार प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से कौन सा भूभाग जो है वो पाया जाता है। यह भूभाग आदि मानव की क्रीड़ा स्थली में रहा है, मतलब जो हमारे आदि मानव हुआ करते थे उनकी। इसी के साथ मानव की लंबी विकास यात्रा, मतलब जिस प्रकार से होमो सेपियन जो बने हैं उनकी विकास यात्राएं भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसका जीता जागता सबूत आप सभी लोगों के सामने मौजूद है, वो है भीमबेटका की गुफाएं। अगर आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो तो वहाँ पर जो भाव चित्रात्मक शैली का वर्णन किया गया है वो इसी पैराग्राफ को वर्णित कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी और आप समझ पा रहे होंगे कि इसको किस प्रकार से पढ़ना है। अगर हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो सबसे पहले हम लोग कालखंड की बात कर लेंगे। अब कालखंड में हम लोग कालखंड में प्राग ऐतिहासिक काल को समझ रहे हैं और प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम लोग जो हैं वो 3 भागों में पढ़ेंगे। एक होगा पूर्व, एक होगा मध्य और एक होगा उत्तर पाषाण काल। ठीक, तो पहले तो हम लोग इसको देखेंगे, फिर उसके बाद में आगे की बात आती है नवपाषाण काल है ना। ये आपको मैंने पहले ही पढ़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं आपको ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ। तो प्रागैतिहासिक काल जो है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ पाषाण युग से होता है। यह युग में मानव जानवरों की भांति जंगलों, पर्वतों और नदी घाटियों में विचरण करता था। मतलब ये यहाँ के आसपास जो है रहते मिलेगा आपको। उसे कुंदमुल फल और पशुओं के शिकार द्वारा भोजन प्राप्त होते थे। स्वाभाविक सी बात है, उस टाइम पर तो किसी प्रकार के माइक्रोवेव थे नहीं कि गए खाना बनाया और गर्म करके खा लिए, तो ऐसा तो होता नहीं था। तो जो इंसान था वो जो कंदमूल फल जो होते हैं उसके ऊपर निर्भर था और जानवरों को शिकार करके जो है वो अपना भोजन प्राप्त करता था। विद्वानों ने पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक, तो जो इतिहासकार हैं हमारी जो जानकारी है उसको सुस्पष्ट बनाने के लिए उन्होंने इसे 3 भागों में बांट दिया और वो 3 भाग जो हैं वो है पहला जिसमें पूर्व पाषाण काल। तो पाषाण काल को जो है हम लोग पाषाण का मुख्य रूप से अंतर आप ऐसे समझ सकते हो कि जहाँ पत्थरों से संबंधित जो भाग पाए जाते हैं, जहाँ पर पत्थर मिले विभिन्न प्रकार के, जैसे हथियार के रूप में, पहियों के रूप में। आपने देखा होगा कि हम लोग उससे कुछ प्रकार के आकार बना रहे हैं, है ना। तो ये सारे पाषाण काल के रूप होते हैं। तो पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल की बात चल रही है। तो इस काल के औजार बिना बेड के होते थे और आप देखेंगे हस्त कुठार प्रमुख हुआ करते थे। इसके अलावा खुरचती और क्रोड़ आदि प्रमुख औजार हुआ करते थे। तो ये औजारों के प्रकार दे रखे हैं। मेरे हिसाब से इतना डीप में नहीं आया कि बताइए किस प्रकार के औजार हैं, लेकिन हमको एक बार पढ़ के निकलना होगा इसको। मध्य प्रदेश में अभी तक अग्नि, है ना, कुंडाला, फिर गौर, चंबल, नर्मदा, रेतम, लोनार, बाघ, विला, है ना, धसान, फिर उसके बाद में है परियत, पार्वती, पेनगंगा, बीना, बेतवा, है ना, गंजई, सुनी तथा हिरन आदि नदियाँ में पाषाण काल के अवशेष पाए जाते हैं। तो ये इतनी सारी नदियों का जो है उल्लेख आपको देखने को मिले, जिसमें दसान को आप लोग जानते हैं आज भी, बेतवा को आप लोग जानते हैं, बेनगंगा को आप लोग जानते हैं, सोन को आप लोग जानते हैं, हिरन को आप लोग जानते हैं। तो इन नदियों के बारे में आप लोगों ने सुना। पार्वती को आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इन नदियों को आपने कहीं ना कहीं पे पहले भी पढ़ा है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें प्राप्त अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य नदी, उसके बाद में आप देखेंगे गुफाओं और कंदराओं आदि में निवास करता था। स्वाभाविक है, जहाँ नदी है वहाँ पर हम लोग जीवन की आशा करते ही हैं। इसी वजह से जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के आसपास ही बसती थी। खोजों से अभी तक जो पाषाण युगीन स्थल प्रकाश में आए हैं उनमें सीधी है, शहडोल है, सागर है, पूर्वी तथा पश्चिमी निमाड़ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी, मंदसौर है, शाजापुर है, इंदौर है, जबलपुर है, गुना है, विदिशा है, राजगढ़ है, होशंगाबाद है, छतरपुर है, मंडला है, नरसिंहपुर है, रीवा है, राजगढ़ है, सिवनी, पन्ना, धार, सीहोर, रायसेन,
है ना, रायगढ़ जिले आदि प्राप्त होते हैं। तो ये सभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है वो पता होना चाहिए। तो क्या समझे हम लोग पूर्व पाषाण काल से? पूर्व पाषाण काल से हम लोग ये समझे सर कि जो उस टाइम के जो औजार हुआ करते थे, है ना, उससे हम लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद में मुख्य रूप से ये नदियों के आसपास पाए जाते हैं, जिसमें से हम लोगों ने कुछ नदियों को समझा, जैसे चंबल, नर्मदा, लोनार, वीला, दसान आदि, है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि ये जो क्षेत्र थे वो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो सीधी, शहडोल, सागर, पूरी पश्चिम निमाड़, इंदौर, शाजापुर आदि। तो ये जो जिले थे उनके आसपास का विवरण यहाँ पर मिलता है। अब मध्य पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें, जो हमारा सेकंड पार्ट है, उसमें हम लोग समझते हैं जो मध्य पाषाण युग में बनाए औजारों की कला अगर हम लोग देखें तो पूर्व पाषाण युग के उत्तरी चरणों और औजार बनाने की कला पर ही आधारित थी। आप ये बोल सकते हो कि जो औजार यहाँ से मिले हैं वो पूर्व पाषाण काल, और जो उत्तरी चरण इसका मिलेगा, उत्तरी मतलब जो आगे बढ़ा हुआ है, उससे मिलती जुलती है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं मिलती जुलती, परंतु इस युग के औजार में आप देखेंगे लघु परक्ता को प्राशय दिया है। लघु परक्ता का मतलब ये होता है कि जब हथियार पहले बड़े बनते थे, मान लीजिए पहले 10 फीट के होते थे, उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं, तो अब 5 फीट के हो गए होंगे या 4 फीट के हो गए होंगे। तो कुल मिला के जो औजार हैं उनका आकार जो है वो कम होता गया। मध्य प्रदेश में चंबल, बेतवा, नर्मदा तथा इनकी सहायक नदियों की घाटियों की खोज में अनेक स्थल प्रकाश में आए। मतलब जब आप मध्य प्रदेश को देखोगे और मुख्य रूप से जब आप मध्य पाषाण काल की बात करोगे तो उनमें आपको चंबल, बेतवा, नर्मदा आदि की जो ये सहायक नदियाँ हैं उनकी घाटों की खोज देखने को मिलती है। इनके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें, जैसे जबलपुर है, सागर है, मंदसौर है, सीधी है ना, पूर्व तथा पश्चिमी निमाड़ है, शहडोल है, दमोह है, सिवनी है, रीवा मंडला, छतरपुर, विदिशा, गुना, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, है ना, उज्जैन है आदि मध्य पाषाण के ही जो हैं मुख्य मुख्य भाग आते हैं, और यहाँ से इनके औजार जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसमें बिल्कुल भी ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं कि सर बहुत सारे ये ज़िले हैं, हम लोग इसको कैसे याद करेंगे और किस तरीके से याद होंगे। हर चीज़ बच्चों याद करने के लिए नहीं होती है। कुछ चीज़ें हमारे आप बोल सकते हो कि समझ की भी होती हैं। कई बार हमें अनुमान लगाने में भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, इससे आसानी होती है। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप किताब के साथ साथ जो ज्ञान संपदा किताब है उसके साथ साथ एक मैप भी अगर लेके बैठें तो जानकारियाँ जो हैं वो थोड़ी सी और अच्छी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसके बाद का जो काल है उसको उत्तर पाषाण युग जो है वो कहा जाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग हर वीडियो को जो है कोशिश करेंगे 15-15 मिनट का बने। तो ये मेरे हिसाब से 15 से 16 मिनट का वीडियो बनेगा। उत्तर पाषाण काल में कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के जो भाग हैं उसकी बात करेंगे। उत्तर पाषाण काल जो है इसको लघु रूपता के कारण इस युग को औजारों के लघु पाषाण औजार कहा जाता है। मतलब आप बोल सकते हो कि अब यहाँ पर जो औजार हैं वो मुख्य रूप से लघु हो गए, छोटे हो गए हैं। ठीक, उसके बाद में इस युग में औजारों में शल्क, कोड़, फलक, है ना, उसके बाद में खुरचनी, बेधनी, समलंब, तिकोना और अर्धचक्राकार प्रमुख पाए जाते थे। तो ये औजारों के नाम हैं, आपको थोड़े बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। वे औजार जास्पर, उसके बाद में क्वार्ट्स के बने होते थे। खोज के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़, शहडोल, मंदसौर, सीहोर, होशंगाबाद, रीवा, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, मंडला, छतरपुर, विदिशा, सागर, पन्ना, छिंदवाड़ा, रतलाम तथा धार जिले में उत्तर पाषाण युगीन औजार जो हैं वो प्राप्त होते हैं। अगर आप ठीक से इनका क्रम देखें तो आपको कुछ मुख्य रूप से मालवा के मिलेंगे और उसके बाद में आपको कुछ हिस्सा जो है वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का देखने को मिलेगा। मैं एक अंदाज़ा लगाने के लिए कह रहा हूँ। इस युग में मानव शिकारों में प्राप्त विभिन्न पशु तथा मछली से जीविका चलाता था। मतलब यहाँ पर भी आप देखेंगे जो व्यक्ति की जो जीविका का जो आधार है वो जानवर का शिकार करके ही या फिर उनको मार के ही चलना है। इसमें मिट्टी के बर्तन, आभूषणों में अनेक और सीप के बने वस्तुओं का भी उपयोग होता था। अब यहाँ पर जो हम बर्तन हैं या जो भांड है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आभूषणों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ पर मिट्टियों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे रातापानी वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र एवं सतपुड़ा पहाड़ियों में यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित भीमबेटका की जो गुफाएं, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, ये मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यूनेस्को की हेरिटेज साइट में कब शामिल हुई, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे मैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आप लोग इस प्रकार के वीडियो और क्वेश्चन जो है बीच बीच में पूछता रहूँगा। फिर अगर देखें हम लोग, अच्छा हाँ, याद रखिएगा भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यहाँ पे मुख्य रूप से उत्तर पाषाण काल में पाई जाती थी और उसके बाद में इसके जो शिलाचित्रों में पाए गए। अगर हम लोग देखें इसकी स्थिति का तो प्रागैतिहासिक में 750 शिलाश्रय से लेके 10,000 वर्ष प्राचीन समूह के माने जाते हैं इसको। मतलब ईसा पूर्व अगर आप लोग समझते हो तो ये 750 से लेके 10,000 वर्ष प्राचीन पूर्व जो है मानी गई है।
उसके बाद में अगर हम लोग देखें आश्लियन प्रस्तर काल में मानव अस्तित्व को प्रदर्शित करती हैं। इन गुफाओं में विभिन्न जानवरों, है ना, नृत्य, शिकारों के चित्रण किए गए। मैंने आपको बताया इसमें जो शैली है भाव चित्रात्मक है, मतलब उस टाइम पर जो मानव थे हमारे, आप बोल सकते हो जो पूर्वज थे, हमसे कुछ कहना चाहते थे तो उन्होंने भाव चित्रात्मक या पेंटिंग के माध्यम से इसको बताया। अगर भीमबेटका जाएँ आप तो ज़रूर देखें इसको। यह भारत में सर्वाधिक प्राचीन एवं सबसे ज़्यादा शिलाश्रय वाला स्थल है। इसकी खोज जो है ये याद रखिएगा डॉक्टर वी श्री वाणकर द्वारा जो है की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लें अगर आप बुक लेके बैठे हैं तो। और अगर बुक लेके नहीं बैठे हैं तो अगली बार से बुक लेके बैठना है। मैं आपके लिए नाम रिपीट कर रहा हूँ। इसकी जो खोज है डॉक्टर वी श्री वाकणकर जो हैं उनके द्वारा की गई थी। और इस खोज पर उन्हें 1975 में भारत सरकार ने पद्मश्री उपाधि भी दी है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमबेटका गुफाएं की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है, तो याद रखिएगा डॉक्टर वी श्री वाकणकर द्वारा जो है की गई थी। 1975 में इनको क्या मिला, इसके लिए पद्मश्री मिला हुआ है। चलिए, तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेके आ जाऊंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों को। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो पूरी ज्ञान संपदा हम लोग कंप्लीट करेंगे, और अगर आपको नहीं लग रहा है तो इसका ज़रूर लूपहोल बताइए, तो मैं उसके ऊपर काम करके इसे सुधारने की अपने लेवल पर ज़रूर कोशिश करूँगा। इसके बाद में हम लोग नवपाषाण युग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में गुफा चित्र क्या होते हैं, लो युग क्या होता है, महापाषाण काल कैसा है, वैदिक काल क्या है, मध्य प्रदेश का क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद में प्रमुख वंशों के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करें, लाइक करके मुझे ये बताएं, और सब्सक्राइब कर लें लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल को, ताकि इस प्रकार के वीडियो जैसे मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।